नमस्कार साथियों, मैं हूं मधुसूदन। आप देख रहे हैं प्रयागराज अपडेट्स फेसबुक पेज लाइव। आज हमारे साथ 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर प्रताप भूपेंद्र यादव जी हैं। आपके जितने भी सवालात हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े, जितने भी सवालात आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मधुसूदन। सर, इस प्रयागराज अपडेट्स फेसबुक पेज लाइव का जो इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य यह है कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं उनके तमाम सवालात हैं वो अपने सवालों को पूछेंगे। जी जी। तो सर, सबसे पहले हम सवाल की शुरुआत करते हैं। सर, आप एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ एक हेक्टिक लाइफ मानी जाती है और सर आपकी हाल में ही किताब इतिहास के आईने में आजमगढ़ को नरेंद्र देव पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। सर, एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ हेक्टिक लाइफ मानी जाती है, तो सर इतिहास में आपका रुझान कैसे उत्पन्न हुआ? देखिए, इतिहास मेरा सब्जेक्ट रहा है। पहले तो मैंने जो तैयारी की है उस तैयारी के दौरान जो मेरा एक सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे दो रहते थे यूपीएससी में, आपको पता होगा, तो उसमें से एक सब्जेक्ट मेरा इतिहास था और उसकी वजह से मुझे 3 नौकरियां भी मिली और आगे भी कोशिश करते हम लोग तो और भी शायद नौकरियां मिलती। तो एक रुचि निश्चित तौर से पनपी उससे और फिर उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया, उसको आगे ले जाकर के जो हमारा क्षेत्रीय इतिहास है, खास करके गांव का या फिर हमारे जिले का या फिर अपना इतिहास है, उसको हमने उसमें पिरोया या लिखने की कोशिश की, समझा। तो वो धीरे धीरे एक हॉबी बनती गई और वो कह लीजिए कि मेरी हॉबी है। इतिहास लेखन कह लीजिए या फिर गद्य लेखन, पद्य लेखन, सारी चीज़ें जो है वो हॉबी में आती हैं, तो उसको मैं एंजॉय करता हूँ। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो इतिहास का छात्र है या इतिहास में रुचि रखता है वो कहीं ना कहीं अपने आसपास के इतिहास पे भी उसकी नज़र जाती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ, मैं उसका अपवाद नहीं रहा हूँ। जब मैं इतिहास पढ़ता था, खास करके जो मेन स्ट्रीम इतिहास, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे आसपास का भी इतिहास होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का भी इतिहास होना चाहिए, हमारे जिले का भी इतिहास होना चाहिए, तो वो मैंने लिखा। जी बिल्कुल सर। सर, जिस प्रकार से यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, तमाम छात्रों के ये जब रात में पोस्ट में कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहे थे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज किया जाए, या तैयारी कितने घंटे किया जाए, या तैयारी के लिए सिर्फ कोचिंग का करना जरूरी है या नहीं है, और तैयारी किस माध्यम किया जाए, तो सर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बेसिक सवालात हैं। जब हम लोग शुरू में आए तैयारी के क्रम में और यहाँ पर इलाहाबाद से लोगों ने तैयारी शुरू की, तब भी यही प्रश्न थे। उसके पहले की जो पीढ़ी रही उनके सामने भी यही प्रश्न थे और जो लड़के अभी आ रहे हैं उनके सामने भी यही प्रश्न है। तो अब जैसे यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में सीसेट लागू होने की वजह से जो प्री है उसमें सब्जेक्ट हटा दिया गया है, एक क्वालिफाइंग पेपर हो गया है सीसेट का, बाकी दूसरा जीएस का है, तो मेन फोकस तो उसमें जीएस पे रहेगा। तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी के लिए एक ही फॉर्मेट हो गया, सेम फॉर्मेट हो गया। इसके पहले 2000 के पहले जो फॉर्मेट था उसमें एक सब्जेक्ट रखना पड़ता था, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते थे उसमें फॉर्मेट रखना पड़ता था सब्जेक्ट। तो अलग अलग सब्जेक्ट को रखते, जैसे हम लोगों ने इतिहास रखा था। दिक्कत आती है जब मेंस की परीक्षा आती है। हालांकि मेंस में भी पहले जो 2 ऑप्शन हुआ करते थे विकल्प, अब उसको घटा करके एक ऑप्शन कर दिया गया है। जो चूज करने की बात है कि सब्जेक्ट का चयन कैसे किया जाए, तो कई बार लड़के ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके आधार पर उनको चुनते हैं। लेकिन हमने देखा उसमें कई बार धोखे भी होते हैं। हमारे कई मित्र थे जिन्होंने शुरुआती दौर में कुछ सब्जेक्ट को इस पॉपुलरिटी के हिसाब से चूज कर लिया कि इससे सिलेक्शन बहुत हो रही है, लेकिन बाद में उनको ये समझ में आया कि ये सब्जेक्ट अंग्रेजी मीडियम के लोगों के लिए तो ठीक है लेकिन हिंदी मीडियम के लोगों के लिए ठीक नहीं है, या उसमें असिस्टेंट नहीं मिल पा रही है, गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, सामग्री नहीं मिल पा रही है। तो मेरी सलाह कहिए या जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि कोई भी सब्जेक्ट चूज करने के पहले सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उसमें आपकी रुचि है या नहीं, क्योंकि अंत में पढ़ना आपको है उसको। और कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी गाइड बुक, कोई भी चीज तब तक आपको नहीं पढ़ा सकती जब तक आपकी स्वयं की रुचि उसमें ना हो। तो सिर्फ इस आधार पर किसी विषय का चयन ना करें, उससे सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन हर सब्जेक्ट से हुए हैं। और अगर आप यूपीएससी या यूपीपीएससी का इतिहास उठा के देखेंगे तो कोई सब्जेक्ट नहीं जिससे लोगों ने टॉप न किया हो। तो हर सब्जेक्ट से लोग टॉप भी करते हैं, हर सब्जेक्ट से सिलेक्शन भी होते हैं। कम वेस होना तो इस पे डिपेंड करता है कि उससे कितनी संख्या अपीयर होती है। जैसे अगर इतिहास से बहुत ज्यादा लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं तो इतिहास से बहुत ज्यादा लड़के अपीयर भी होते हैं। अगर किसी एक सब्जेक्ट से लड़के कम सिलेक्ट हो रहे हैं तो उससे अपीयर भी कम होते होंगे, लेकिन कमो वेस जो रेशियो है, अनुपात है, वो बराबर होता है। तो पहली क्राइटेरिया तो होनी चाहिए आपकी रुचि, कि उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि कितनी है और आपकी जानकारी कितनी है उस सब्जेक्ट में। दूसरी चीज होनी चाहिए कि उसमें जो सामग्री उसकी उपलब्धता कितनी है। जहां से आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे इलाहाबाद से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली से तैयारी कर रहे हो, या कहीं दूर दराज के इलाके से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिए कि ऑनलाइन आज की डेट में जिस तरह से कोविड में और लॉकडाउन के दौरान चीजें बंद हुई,
और डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा तेजी से बढ़े, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे कोचिंग भी मौजूद है ऑनलाइन, जिसपे आपको सजेशंस भी मिल जाते हैं, जिसपे मटेरियल भी मिल जाते हैं। तो आप इसको चेक कर लें, नेट पर जाकर के चेक कर लें या फिर अपने आसपास देख लें कि आपको कितनी असिस्टेंस इसमें मिल सकती है। तो ये दो ही क्राइटेरिया मैं मानता हूँ, एक तो मटेरियल की उपलब्धता और दूसरी उस विषय में आपकी व्यक्तिगत रुचि। अगर ये चीज आप करें तो आप निश्चित तौर से कुछ समय भले लगेगा, लेकिन आप सही सब्जेक्ट चुनने में कामयाब होंगे। दूसरा प्रश्न आपका था कि बात ये आती है कि जो कोचिंग है उसकी कितनी भूमिका होती है या कोचिंग संस्थानों से जुड़ना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैं तो इलाहाबाद से मैंने तैयारी की और छोटे छोटे 1-2 कोचिंग संस्थानों से मैं जुड़ा भी रहा, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप कोचिंग संस्थान में इस उद्देश्य से जा रहे हैं कि वो आपको कोई ऐसा मटेरियल उपलब्ध करा देंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपको ऐसी कोई चीज दे देंगे जिससे आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोचिंग संस्थान से जुड़ने के 2-3 उद्देश्य आपके स्पष्ट होने चाहिए। पहला तो ये कि वहां लाइक माइंडेड लोग होंगे, यानी कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे आपके समान ही और तैयारी करने वाले लोग होंगे। तो एक तो कंपटीशन का लेवल समझ में आपको आएगा कि जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर किस तरह के लोगों के साथ आपको compete करना है, या जो परीक्षाओं में बैठ रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं। दूसरी चीज ये होती है कि वहां आप नियमित हो जाते हो, जो आप घर पे रहकर के शायद उतना रेगुलर ना हो, वहां पर एक समय बधा रहता है कि आपको रोज जाना है, रोज पढ़ना है, आप उसके लिए तैयारी करते हो, जो मैटर उपलब्ध कराते हैं आप उसको रिवाइज करते हो या लिखते पढ़ते हो उनके गाइडेंस के हिसाब से। जी बिल्कुल जी। और वहां एक संपर्क बनता है, आपका एक सोशल नेटवर्क बनता है, एक शैक्षणिक नेटवर्क बनता है। उस नेटवर्क के माध्यम से भी जो आपका तैयारी का क्रम होता है वो धीरे धीरे बेटर होता है। तो आप इन उद्देश्यों को लेकर के कोचिंग संस्थान में जाएं। आप ये मान करके या ये सोच करके ना जाएं कि आपको कोई कोचिंग संस्थान ऐसी चीज उपलब्ध करा देगा कि आप एकदम से सिलेक्ट हो जाएंगे जी। तो अगर इस कुछ चीजों को अपने दिमाग में रखा जाए तो कोचिंग संस्थान भी अच्छे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कि कोचिंग संस्थान कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, कोई संस्थान अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो आपको चूज करना पड़ेगा, आपको जाकर के देखना पड़ेगा, उनके ट्रायल क्लासेस देखनी पड़ेंगी, उनके वर्कशॉप देखनी पड़ेगी कि आपके काम के वो है या नहीं। ये डिसाइड तो आपको करना पड़ेगा फाइनली। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से सर आपने तमाम अपने तैयारी के जो अनुभव हैं वो अपने छात्रों को बताए, सर एक सवाल ये भी जुड़ा होता है कि हम कई छात्र ये सोचते हैं कि हम यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम यूपीएससी का जो तैयारी के लायक नहीं है। खासकर से हिंदी माध्यम के छात्र से सवाल जो आ रहा था कि वहां पर तो अंग्रेजी माध्यम का काफी बोलाबाला है। तो सर आज के समय में एक ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा यूपीएससी में, खासकर अंग्रेजी माध्यम के छात्रों का काफी बोलाबाला, तो क्या हिंदी माध्यम के छात्र सर वहां पर कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं या उनका जो क्या उनके लिए आप सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 बातें, जैसे आपने कहा कि एक यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी साथ में हो सकती है या नहीं। तो पहले 2012 पहले या सीसेट आने के पहले का जो अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे या फिर जो परीक्षाओं का क्रम था, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर्स बन रहे थे, उस समय तो ये चीजें डिफिकल्ट थी, अपेक्षाकृत ये ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि दोनों के पैटर्न में भी काफी अंतर था, दोनों के सिलेबस में भी बहुत ज्यादा अंतर था, दोनों की टाइमिंग अलग अलग थी। लेकिन अब लगभग सारे प्रदेशों के जो बोर्ड्स हैं उन्होंने भी यूपीएससी के पैटर्न पे अपने आप को फिर से ऑर्गेनाइज किया है। और खास करके अगर यूपीपीएससी की बात करें, पीसीएस की बात करें, तो उन्होंने पूरी तरीके से यूपीएससी के पैटर्न पे ही अपने आपको सेटल किया है और टाइमिंग भी उनकी बहुत अच्छी हो गई है। तो अब तो बहुत आसान हो गया है। अब अगर आप किसी भी एक परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपकी यूपीएससी की तैयारी भी उसमें कवर होती है, या यूपीपीएससी की तैयारी यानी कि आईएएस की तैयारी आप करते हैं तो उसमें आपका पीसीएस का भी पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो अब तो ये अलग से आपको एक तैयारी नहीं करना है। रही बात हिंदी मीडियम की, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा सिलेक्शन हिंदी मीडियम से ही हुआ है और संख्या कम रहती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो हमारी राष्ट्रभाषा है और उसमें तैयारी करने वालों की संख्या बहुत है और सिलेक्शन होने वालों की भी संख्या है। लेकिन टेक्नोक्रेट्स चूंकि संख्या में ज्यादा आ रहे हैं तो इसकी वजह से थोड़ा सा अंग्रेजी मीडियम का दिखता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम से तैयारी करने वाले लड़के हैं, मुझे उनसे यही कहना है कि वो बिल्कुल निराश ना हो और किसी भी लेवल पे अपने आप को कमतर ना महसूस करें, इंफीरियर ना महसूस करें, क्योंकि अगर आप कंटेंट देते हो जो यूपीएससी चाहता है, अगर वो आप अपने आंसर शीट में ले आते हो तो निश्चित तौर से आपका मूल्यांकन भी अच्छा होगा और आपको नंबर मिलेंगे और किसी भी सब्जेक्ट में आप हिंदी मीडियम से सिलेक्शन पा सकते हो। तो वो कोई विषय नहीं है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, डिपेंड इस पे करता है कि आप उसको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो। जी बिल्कुल सर आपके जैसे आप 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, आपने तमाम जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं सर। अब 2022 है तो ट्रेड परीक्षाओं का थोड़ा बहुत बदलता रहता है,
तो सर आप कितने घंटे पढ़ा करते थे और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे? क्या उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को अगर किसी छात्र को रुचि है तो उसकी तैयारी, आपने जिन सब्जेक्ट्स को लिया था उसकी, वो कैसे उस सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकता है? देखिए, ये भी बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो हम लोगों का जो मानना रहा है कि पढ़ाई घंटों से नहीं, मतलब क्वांटिटी पे ना जाइए, क्वालिटी पे जाइए कि आप कितने घंटे मन से पढ़ते हैं। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि कितने घंटे पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने घंटे मन से पढ़ते हैं। मन से पढ़ने का मतलब जब आप मेंटली प्रिपेयर है किसी चीज को पढ़ने के लिए या ग्रस्त करने के लिए, तो उस चीज को आप बहुत कम समय में ग्रस्त कर सकते हो, आधे घंटे में ग्रस्त कर। अगर आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो और फिर आप 10 घंटे तक बैठे रहते हो तो शायद वो आपके दिमाग में नहीं आएगी। और जो उद्देश्य है हमारा कि उसके मूल कंसेप्ट को समझना, उसके सेंट्रल आइडियाज को समझना और फिर उसको अपनी भाषा में व्यक्त करना। जब आप परीक्षा हॉल में जाते हो तो आपका सारा पढ़ा लिखा जितना होता है वो भूल जाता है। उस समय आप अपने मौलिक रूप में बचते हो, आप अपने मौलिक रूप में जो आपने उसको ग्रहण किया है, समझा है, और फिर आपकी अपनी भाषा में शैली बचती है कि किस तरीके से आप वहां जाकर के अपने आप को प्रेजेंट करते हो, व्यक्त करते हो। तो आप उस पर घंटों पे ना जाइए, 5 से 6 घंटे भी अगर आप कंफर्टेबली पढ़ लेते हो, लेकिन मन से। मेरा बार बार यही आग्रह है कि मन से का मतलब कि जब आप मेंटली प्रिपेयर हो, जब आपको लग रहा है कि घूमना चाहिए तो आप घूमो, जब आपको लगता है सोना चाहिए तो सो, जब आपको लगता है खाना चाहिए तो खाओ। मतलब कुल मिलाकर के कि जब भी आप बैठो तो फिर आप पूरी एकाग्रता के साथ बैठो और जो भी पढ़ो उसको आप अपने मन में उतार लो, अपने हृदय में उतार लो, अपने दिमाग में आप कहीं ना कहीं उसको एब्जॉर्ब कर लो। आप जो सोखते हो ना, सोखते की तरह, वही जाकर के परीक्षा के समय जो परीक्षा हॉल है उसमें आप निकालते हो। तो घंटे बहुत मायने नहीं रखते। कुछ लोग 8 घंटे में भी चीजों को पकड़ लेते हैं, कुछ लोग 6 घंटे में भी पकड़ लेते हैं, कुछ लोग 18 घंटे में पढ़ के नहीं पकड़ पाते हैं। तो हमने ऐसे भी लड़के देखे जो 16-16 घंटे का दावा करते थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ या किसी छोटे मोटे पद पे हुआ। और कुछ लड़के ऐसे भी थे जो लगातार क्रिकेट खेलते थे और जाकर के गंगा जी के आसपास घूमते थे, शॉपिंग करते थे, सब कुछ करने के बाद 6 घंटा 5 घंटा पढ़ते थे और सिलेक्शन हो जाता था। तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि वो बहुत टैलेंटेड थे इसलिए वो 6 घंटा पढ़ के उनका सिलेक्शन हो जाता था। उनका तरीका होगा, आप जाकर के देखिए कि जो तरीका होता है उनका पैटर्न है, वो पैटर्न क्या था, कि किस तरीके से वो तैयारी करते थे, कितने सिस्टमेटिक थे, उनके नोट्स किस तरीके थे, या उनको चीजों को मेमोराइज करने का तरीका क्या था, याददाश्त में अपने डालने का तरीका क्या था, उनको अपने शब्दावली में अभिव्यक्त करने का तरीका क्या था। तो सेंट्रल आइडियाज। आपके प्रश्न का जो दूसरा पार्ट था कि किन किन विषयों से आपने तैयारी किया और उस पर आप कैसे सजेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल। तो मेरे 2 ऑप्शन थे, इतिहास और दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का सिलेबस देखने में बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी एनालिसिस जो मैं बार बार अपने छात्रों से भी कहता हूं, जो खास करके जो मुझसे सजेशन लेने के लिए आते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका सबसे बेस्ट कोई कंपेनियन हो सकता है, साथी हो सकता है, तो वो अनसॉल्व पेपर है। जो आपके पिछले वर्षों के पेपर होते हैं वो बताते हैं कि क्या पूछा जाएगा और उन्हीं से आपको तय करना है कि आपको कैसे अपने आप को व्यक्त करना है, अपने आप को अभिव्यक्त करना है। जी। आप अनसॉल्व पेपर उठाइए, उसकी एनालिसिस करिए और उसकी एनालिसिस इस लेवल की होनी चाहिए कि वो प्रश्न आपको याद हो जाए। मतलब एक बार नहीं, 100 बार आप उनको पढ़िए, आप उनको कैटेगराइज करके पढ़िए। कि अगर इसे हमारे सिलेबस में इतिहास के सपोज करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पेपर है या फिर मौर्य काल उसमें है, तो आप देखिए कि पिछले 10 साल 12 साल में, अगर सीसैट के बाद की बात हम करें तो सीसैट से आप उठा लीजिए कि सीसैट अगर 10 साल हो गया, 2012 से अगर लागू हुआ, 9 साल हो गया, तो 9 साल के पेपर को आप उठा के देखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या मौर्य काल है उससे कितनी बार प्रश्न पूछा गया और किस किस ईयर पूछा गया, वो अलग करके आप एक जगह छांट करके लिख लीजिए। प्रश्न का स्टाइल क्या था पूछने का, उसकी शैली क्या थी और उसको कितने वर्ड में पूछा गया, 200 वर्ड में पूछा गया या 500 वर्ड में पूछा गया, 800 वर्ड में पूछा गया। तो आप उसको जब एनालिसिस करोगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में एक पैटर्न उभरेगा कि पूछने का तरीका क्या है और किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है, और फिर आप उनको लिख करके प्रैक्टिस करिए। लिखने का क्रम ये होना चाहिए या तरीका ये होना चाहिए कि आप पढ़ करके नहीं लिखेंगे, आप सोच करके लिखेंगे। आप जो एक बेसिक राइटिंग होती है या क्रिएटिव राइटिंग जिसको कहते हैं, जो आपने पढ़ा है। हमारे एक मित्र थे, बाद में उनका डिप्टी एसपी में सिलेक्शन हुआ, वो पीसीएस का जब एग्जाम देते थे तो वो कभी पढ़ते नहीं थे, मतलब 1 महीना पहले से वो पढ़ाई बंद कर देते थे और रोज वो 5 व्हाइट पेपर खरीद के ले आते थे, 5 ही खरीदते थे, वो ज्यादा नहीं, 5 व्हाइट पेपर खरीद के ले आते थे A4 साइज के। और उनके मन में जो आता था, अगर जैसे उन्होंने प्रश्न उठाया सिंधु घाटी सभ्यता से या अशोक के धम्म चक्र प्रवर्तन से, वो उसे धम्म नीति से, तो वो फिर उसको अपने उनके मन में जो रहता था, उनकी याददाश्त में जो रहता था वो लिख डालते थे और एक ही पेज लिखते थे। वो एक प्रश्न का उत्तर एक ही पेज लिखते थे। तो उससे कई चीजें होती है, एक तो आपकी जो मेमोरी होती है वो फ्रेश हो जाती है, कुछ चीजें अगर छूटी रहती है जब आप पढ़ते हो तो आप उसको ग्रेस्प कर पाते हो, उसको पकड़ पाते हो, और तीसरी चीज आपकी राइटिंग स्किल उससे सुधरती है। तो ये भी एक बेसिक तरीका है कि जब आप पढ़ें तो एक तो सबसे पहला काम तो आप 2-3 महीना तैयारी के 3 महीने तो आप सिर्फ एनालिसिस में लगाएं। जो आपका सिलेबस है
प्लस जो आपकी वो दी गई है विषय सूची है, उसको मिलान करके आप देखिए कि कौन से पार्ट है या पोर्शन है जहां से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं लगातार, और कौन से वो पोर्शन है उनको सिलेक्ट आउट करिए कि जिससे कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या आप वेटेज तय करिए कि किन पोर्शंस पे हमें ज्यादा वेटेज देना है, किन पोर्शंस पे कम। वैसे तो आज के डेट में सीसेट के बाद जो पैटर्न बना है उसमें आप इस तरह से अलग नहीं कर सकते हैं, सिलेक्टिव नहीं पढ़ सकते हैं। पहले तो काफी सिलेक्टिव हो जाता था, लोग 40-45% पढ़ करके सिलेक्शन पा जाते थे। आज की डेट में आपका 80 से 90% जो सिलेबस वो कवर करना ही पड़ेगा, और करना चाहिए भी। तो आप ईमानदारी से, लेकिन वेटेज आपको तय करना पड़ेगा, प्राथमिकता आपको तय करनी पड़ेगी कि किस पोर्शन पे हमें ज्यादा एम्फेसाइज करना है, किस पे ज्यादा जोर लगाना है, और किस पे थोड़ा कम में भी काम चल सकता है, और फिर उसकी प्रैक्टिस लिख करके करनी पड़ेगी। तो इससे आप का सुधार होगा। इतिहास में भी वही कंडीशन है, फिलॉसफी में वही कंडीशन है, सब्जेक्ट्स जितने भी हैं। और किताबें कम रखिए, मानक किताबें रखिए, क्योंकि एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि जब बच्चे शुरू में आते हैं तो जितने लोग सजेस्ट करते जाते हैं सारी किताबें, सारे गाइड्स और वो सारी चीजें, नोट्स इकट्ठा करते जाते हैं, और फिर लास्ट में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग के साथ सिलेक्टेड लड़के ही रहे, काफी बड़ा बैच था हमारा, आईपीएस के भी लोग थे, आईएएस के भी लोग थे। तो बात हम लोग करते रहते थे बीच बीच में कि तैयारी कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो उसमें जो लोगों का मत था, और उसमें मेरा भी मत यही है कि यूपीपीएससी में या यूपीएससी में ये तय करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ये तय करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसको कैसे पढ़ना है, मतलब उसको कैसे पढ़ना है ये आपको संज्ञान में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो आप पहले तो तय कर लीजिए, और अपना मैटर कम रखिए, मतलब कंटेंट कम रखिए, और कंट्राडिक्टरी मैटर लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, निश्चित और सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने बताया कि किस प्रकार से किताबों का मानक तय करना चाहिए, ये भी सर बहुत बड़ा सवाल रहता है। अनसॉल्व्ड पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर का काफी रोल रहता है। सर लास्ट में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं उनके लिए आप एक अंतिम क्या एक अपना संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि कोई भी तैयारी बड़ी नहीं है और कोई भी तैयारी छोटी नहीं है। वो उसकी जो ऊंचाई या उसकी छोटाई है, छोटापन है, वो इस बात से तय होता है कि आप उसको किस तरीके से टैकल करते हो। जैसे कोई समस्या ही अगर आप ले लो तो कोई समस्या बहुत बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है एक तो आपके एटीट्यूड पे। अगर आपका एटीट्यूड, आपकी अभिवृत्ति सक्सेस वाली है कि भाई जो बाधाएं हैं वो आपको ऐसा लग रहा है कि चैलेंज कर रही है, जब आप बाधा को चैलेंज के रूप में लोगे तो निश्चित तौर से आपका एटीट्यूड सक्सेस वाला होगा कि ये बाधा है, इसको पार करके हमें लास्ट में अपने गोल तक पहुंचना है। आप दीवार के पीछे देखिए, आप दीवार को मत देखिए। आप जब दीवार के पीछे देखना शुरू करते हैं तो जो छोटी छोटी बाधाएं होती हैं उनका सोल्यूशन आप ढूंढ लेते हो। और कोई भी तैयारी बड़ी नहीं है। मैं आपको सफलता हर फॉर्मेट में मुझे मिली है। लोअर पीसीएस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, पीसीएस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, और यूपीएससी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। और जिस तरीके से बैकग्राउंड था हम लोगों का, या जिस तरीके के बैकग्राउंड से हम लोग निकले हैं कि शुरू में कोई बताने वाला भी नहीं था कि आपको सब्जेक्ट क्या लेना है, कैसे करना है। तो जो अभी थोड़ी बहुत बातें मैंने आपसे शेयर की है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया से हम लोगों को जो अनुभव ग्रहण हुआ है उससे निकली हुई चीजें हैं, जो धीरे धीरे हम लोगों ने सीखा कि कैसे करना चाहिए। तो वो बहुत संक्षेप में मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो कोई भी तैयारी बड़ी नहीं है, कोई भी तैयारी कठिन नहीं है। आप अपना एटीट्यूड सक्सेस वाला रखिए, निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। तो जिस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं, आपकी जो तैयारी का जो अधिकांश समय है सर वो इलाहाबाद में बीता। तो सर इलाहाबाद में जो बिताई गई यादें हैं या उनको संक्षेप में अगर आप बताना चाहें, जो छात्र हैं कैसे उसको वर्णन करेंगे? देखिए, वो पूरी एक जीवन शैली है। जो यहाँ के लड़के तैयारी करते हैं वो ना तो बिजनेसमैन है, ना तो वो सर्विस करने वाले लोग हैं, ना तो वो टीचर हैं, और वो विद्यार्थी भी नहीं। मैं आपको बताऊं, जो एक कॉमन बच्चे होते हैं ना पढ़ाई करने वाले कि अपने स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई करके घर चले आ रहे हैं, वो भी नहीं है। वो एक अलग ही जीवन है कि मतलब अपना एक छोटा सा कमरा है, उसी में उनका किचन भी है, उसी में उनका शयन भी है, उसी में उनकी स्टडी भी है, उसी में उनकी छोटी सी लाइब्रेरी भी है, उसी में उनका वार्डरोब भी है, सब कुछ उसी में है। हम लोग के समय में 800 रुपए का कमरा मिल जाता था, 900 रुपए का कमरा मिल जाता था, तो शायद 2-3 हजार रुपए मिलता होगा। कमरे की साइज वही होगी, लेकिन रेट बढ़ गया है। तो उसी में सब कुछ रहता था, और उसी में लोग कहते थे कि एक उसका मल्टीपर्पज मग्गा होता था जिससे नहा भी लेते थे, उसी से खा भी लेते थे, उसी से बना भी लेते थे, उसी से पानी भी पी लेते थे। और कटिंग वाली गैस सिलेंडर होती थी छोटी वाली, उसमें चूल्हा जला करके अपना खाना भी बना लेते थे। तो सारे काम अपने ही करने पड़ते थे। मतलब आप धोबी का भी काम करते थे, और आप मोची का भी काम करते थे, आप पोछा लगाने का भी काम करते थे, और अपने पूरे गृहस्थी को व्यवस्थित भी करना था, पढ़ना भी था। उसमें छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन थी, छोटी छोटी जरूरतें थी, लेकिन वो जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थी। और लेकिन उसके बाद भी उसमें मजा आता था
कि अगर 50 लोगों का आपका ग्रुप है, उसमें से एक आदमी सिलेक्ट हो गया तो लगता था कि सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया, फिर लोग एंजॉय कर रहे हैं। कि अगर टूथब्रश भी खरीदा तो उसी के नाम पे पार्टी कर दिया, अंडरवियर भी खरीदा तो उसी के नाम पे पार्टी कर दिया। तो वो एक मस्ती भरा माहौल था, एक अलग। बस उसमें निराशा तब होती है जब रिजल्ट आता है और सिलेक्शन नहीं होता है, तो फिर लगता है कि यार एक साल और खराब हो गया, या फिर यार अब की बार भी नहीं हुआ, कितने दिन तक हम अपने परिवार के ऊपर बोझ बने रहेंगे या उनके ऊपर बर्डन रहेंगे। तो वो थोड़ा सा आपको फीलिंग आती है या आत्मसम्मान को हल्का सा हल्की सी चोट पड़ती है। लेकिन यहाँ जो इलाहाबाद का माहौल था कि बहुत सीनियर भी यहाँ रहते थे, कि मतलब 15 साल से तैयारी कर रहे हैं, 17 साल से तैयारी कर रहे हैं, और बताते थे लोग कि साहब इन्होंने 29 मेंस दिया है, 28 मेंस दिया है। तो फिर ऐसा लगता था कि यार अगर ये नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो हम क्यों इतने निराश हो रहे हैं। तो एक दूसरे को देख करके जो रिलेटिविटी का सिद्धांत है ना, जो सापेक्षता का सिद्धांत है, तो उससे हम लोग खुश भी हो लेते थे, सुखी भी हो लेते थे। इन सारे अनुभवों को सिमटते हुए एक नॉवेल भी मैंने लिखा है, कंप्लीट हो गया है, शायद बहुत जल्दी वो छपेगा भी। चलमन गंगा जमुना तीर उसका नाम है। उसमें ये पूरे अनुभव ही हैं, जो जीवन शैली यहाँ की है, जो छात्रों का, खास करके जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके जीवन के संघर्षों को लेकर के ही वो नॉवेल लिखा गया है और काफी रोचक बना है। तो जब छपेगा तो निश्चित रूप से पढ़ने को मिलेगा। जी बिल्कुल सर, आपने अपनी बहुत ढेर सारी जो एक क्षणिक पल है, जो अपने यादगार लम्हे हैं, उसको शेयर किया। सर अभी आपका जो टॉपिक वीडियो है वो जो वायरल है, जो काफी खूब देखा जा रहा है सर, उसमें आपने एक चर्चा की कि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे थे तो वहां पर आपके साथ क्या कहते हैं ड्रेस का भी मतलब कुछ इशू था। मतलब जो एक गरीब, सवाल का सर मुख्य उद्देश्य है, जो एक गरीब परिवार का छात्र जब वो सफलता पार करके लास्ट दहलीज पर पहुंचता है या इंटरव्यू के दौरान, तो उस दौरान की आपके क्या अपने अनुभव थे, उसको बताने थोड़ा सा उसका करें। उस वीडियो में तो खैर मैंने वो बात कही है और बात सही भी है। जो मेरी फीलिंग्स थी वो बड़े ही जेन्युइन तरीके से मैंने उसको व्यक्त किया था। और यही होता भी है कि जब हम किसी बड़े फॉर्मेट पे जाते हैं या कहीं सिलेक्शन के दहलीज को कुछ कड़ियों को पार करके जब नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, तो वो जो हमारे पीछे चल रहा गांव होता है या हमारे मन में बसा हुआ गांव होता है, उसका जो अर्बन एरिया से डिफरेंस होता है, या फिर जो हमारे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के जो संस्कार होते हैं, उनका सामना जब एक एलीट वर्ग से होता है, कुलीन वर्ग से होता है, तो उस तरह की फीलिंग्स आती हैं। और वो फीलिंग मैं बताऊं, वो तो खैर इंटरव्यू की बात सिर्फ उसमें आई, छोटी सी बात थी, उसके बाद भी लगातार बनी रही। जब सिलेक्शन हो गया, फिर हम लोग उसके लिए गए, ट्रेनिंग के लिए गए, मसूरी में हमने ट्रेनिंग की, फिर वहां से हैदराबाद में हमने करीब 1 साल के आसपास की ट्रेनिंग की, और फिर फील्ड में आए। तो ट्रेनिंग के दौरान भी हम लोगों ने जो देखा कि वहां फर्राटे से इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, हम लोग उतने फर्राटे से नहीं बोल पाते हैं, इसमें सच्चाई है। लेकिन वो उसको लेकर के कोई इन्फीरियरिटी नहीं है मेरे मन में कि मैं उतने फर्राटे से नहीं बोल पाता। कम्युनिकेट कर लेता हूं, मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूं, लिख भी लेता हूं, पढ़ भी लेता हूं, लेकिन वो जो शुरू में लगता था, और वहां स्टेटस भी था कि अच्छा हमसे नीचे के भी लोग थे। आप कहीं भी खड़े हो, अगर आप चारों तरफ देखेंगे, आप अपने आप को चारों तरफ देखोगे ना, तो आप अपने आप को मध्य में ही पाओगे, बीच में भी। आपके नीचे भी बहुत सारे लोग होंगे, आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग होंगे। तो वहां हमने जाके देखा कि हमारे बैकग्राउंड से भी पुअर बैकग्राउंड के लोग वहां पर सेलेक्ट होकर आए हैं, और ऊपर के लोग भी हैं। तो वो फिर धीरे धीरे इक्वलाइज हो जाता है, वो कोई बहुत मुद्दा नहीं रह जाता। लेकिन वो फीलिंग्स आती तो है जो आप कह रहे हैं कि जो एक लोअर मिडिल क्लास के आदमी की इलीट वर्ग के आदमी के साथ सामना होने पर जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग थी, वो लास्ट तक थी, हमेशा थी, और हमने उसको एंजॉय किया। हमने उसको कहीं से ये नहीं माना कि हमारी कमजोरी है। हमको लगा कि अगर आईआईटी पास किया हुआ लड़का, आईआईएम पास किया हुआ लड़का, 2 साल जापान में नौकरी किया हुआ लड़का, 3 साल इंग्लैंड में नौकरी किया हुआ लड़का, 12 साल तक शिप पे काम किया हुआ लड़का, और 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के पैकेज छोड़ करके आदमी को यही आना है, तो हम क्या बुरे हैं? हम तो गांव से निकल करके आए हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था भाई, हमारे लिए तो कोई स्टेक ही नहीं। हमारा तो सिर्फ ये था कि हमें पहुंचना था, हम पहुंच गए। लेकिन इतने बड़े बड़े बैकग्राउंड से लोग आते हैं, तो वहां जाकर के फिर एकदम से आपके अंदर से वो जो असुरक्षा भावना होती है या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, वो निकल जाती है, वो चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है, आपकी मानसिकता बदल जाती है। आपको लगता है कि अरे यार, जब इतनी बड़ी बड़ी बैकग्राउंड के लोग और इतना श्रम करके और नेशनल लेवल की परीक्षाएं पहले पास करके भी लोग यहीं पहुंच रहे हैं और हम भी पहुंचे, तो दिक्कत कहाँ है? कोई भी पहुंच सकता है, कोई भी गांव देहात का बच्चा पहुंच सकता है। जी बिल्कुल सर, एक छोटा सा मेरा भी क्वेश्चन है जी। कि जैसे कि जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप को अवसाद से कैसे दूर रखें और सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या करें। और आपने कभी एक लेख के बारे में जिक्र किया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो उसका सार क्या था? उसके अंदर आपने लेख में क्या लिखा था, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि स्ट्रेस से कैसे बचें। और स्ट्रेस सिर्फ तैयारी करने वाले लड़कों का नहीं होता। अब तो हम लोग सर्विस में आ गए, तो पुलिस में हमने देखा कि जो लड़के नौकरी में आ गए हैं, वो भी इस चीज से अपने आप को बचा नहीं पाते, बहुत बार अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं ना कि सारे दुखों की जड़ जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन है,
आपकी प्रत्याशाएं हैं, जो छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो भी प्रत्याशाएं हैं, कि मतलब सब्बम दुख वो जब कहते हैं ना, तो आपकी प्रत्याशाएं ही आपको दुखी भी, प्रत्याशा में हो तो आप क्यों संघर्ष करेंगे, आप क्यों प्रयास करेंगे, लेकिन उनको पैथोजेनिक नहीं होने देना है। जो आपकी असुरक्षा भावना है, वो असुरक्षा भावना अगर आप उसको अपने ऊपर हावी होने देंगे तो धीरे धीरे आपकी बीमारी बन जाएगी। फिर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे कि आपको मतलब हर पूरी दुनिया में नेगेटिविटी ही दिखने लगेगी कि भाई मेरे पिताजी तो खेतिहर हैं, उनके पास पैसा नहीं है, मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, पुअर बैकग्राउंड का। जब आप उसको अदर वे सोचना शुरू करेंगे, आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लेंगे कि ठीक है, अगर मेरे पिताजी ने वो नहीं किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं करूंगा भाई। जैसे कहानी कहते हैं लोग कि एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे और वो व्यक्ति बहुत शराबी था, तो उसके एक पुत्र का हश्र ये हुआ कि वो बहुत भयंकर शराबी निकला, उसके हिस्से में जो संपत्ति आई थी उसको उसने बर्बाद कर दिया। जो उसका दूसरा लड़का था वो मिलियन निकला, बहुत बड़ा आदमी निकला। तो किसी पत्रकार ने दोनों भाइयों को एक बार पकड़ा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही संस्कार में पले बढ़े, एक ही पिता से पैदा हुए 2 बच्चे, और उसी की आधी आधी संपत्ति लेकर के एक आदमी बहुत बड़ा हो गया और एक आदमी बहुत खराब हो गया, नष्ट हो गया। तो उसने पूछा, तो जो आदमी शराब पीता था उसने कहा कि देखो मैंने अपने पिताजी को बचपन से शराब पीते देखा, तो मुझे लगा यार जीवन का सुख यही है, जो शराब पीना है वही जीवन का सुख है। तो मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, और फिर शराब के जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जो रिपर्कशंस हो सकती हैं, जो नुकसान हो सकते हैं, हानियां हो सकती है, वो बर्बाद हो गया। और दूसरे व्यक्ति ने उसी चीज से, एक ही घटनाक्रम से, एक ही व्यक्ति से क्या सीखा, उसने कहा कि मैंने बचपन से अपने पिताजी को शराब पीते देखा और उनको बर्बाद होते देखा, नुकसान उनका होते देखा, तो मैंने ये प्रण किया कि मैं शराब कभी नहीं पीऊंगा और इसके उल्टी दिशा में चलूंगा। तो व्यक्ति एक है और जो उससे निकलने वाली शिक्षाएं हैं वो 2 हैं, सबक जो है वो 2 है। तो आप सबक क्या लेते हो, वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, आपकी अभिवृत्ति, आपकी सोच, मनोवृत्ति पे डिपेंड करता है। तो अगर आप कमजोर परिवार से हैं, आप गरीब परिवार से हैं और ये सोचते हैं कि नहीं ठीक है, गरीब है, कमजोर है, तो ये कोई दैवीय शक्ति की वजह से थोड़ी है, ये तो हमारे कर्म के ऊपर है, जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा, और आप फिर उसके बाद प्रयास शुरू करते हैं, तो मैं आपको निश्चित बताऊंगी ना तो आपको कभी स्ट्रेस होने वाला है। तनाव होता है और तनाव होना चाहिए, क्योंकि जब आपको तनाव होता है तो आप अलर्ट होते हो, जब आपका तनाव होता है तो आप मेहनत करते हो, जब आपके अंदर असुरक्षा बोध होता है तो आपको लगता है कि यार जाएंगे कहां, डेड एंड है, तो आप और अपना बेस्ट करने का प्रयास करते हो और आप अपनी जिंदगी के अचीवमेंट्स के बारे में सोचोगे, तो आप निश्चित तौर से ये उदाहरण पाओगे कि जब भी आप असुरक्षा में रहे हो, तनाव में रहे हो, तभी आपने बेस्ट परफॉर्म किया है। ये सभी के साथ होता है, तो वहां तक तो ये ठीक है। उसको पैथोजेनिक मत बनाइए, उसको रोगकारी ना बनाइए कि वो आपके मनोमस्तिष्क पे हावी हो जाए। और उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तो जैसे मैं अपनाता था, 2 काम करता था, मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगा। एक तो मैं मोटिवेशनल किताबें बहुत पढ़ता था और अभी भी पढ़ता हूं। मैं अभी भी 3 घंटे 4 घंटे पढ़ता हूं, अलग अलग विषय के सब्जेक्ट पढ़ता हूं। चूंकि मैं लिखता भी हूं तो लेखन के क्रम में भी मुझे पढ़ना पड़ता है। लेकिन मोटिवेशनल किताबें जो होती हैं, कुछ बहुत अच्छी किताबें रहती हैं मार्केट में, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, और बहुत महंगी नहीं होती, 150, 200, 300। आज के डेट में किंडल वगैरह जब से चल रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, तो और भी सस्ती है, 20, 25, 30 रुपए की आपको किताबें मिल जाएंगी। या यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो मोटिवेशनल स्पीचेस, आप उनको जरूर सुने। मतलब नियमित आप ये नियम बना लें। आप ध्यान कर पा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, आप एक्सरसाइज के लिए और मोटिवेशनल स्पीचेस या मोटिवेशनल बुक्स के लिए जरूर समय निकालें। आप अपने तैयारी का कम से कम 5% समय तो उसके लिए दें, क्योंकि वहां से आप शेप होते हो, वहां से आप बनते हो, वहां से आपका एटीट्यूड चेंज होता है। दूसरा जो मैंने देखा, जो बहुत मेरे काम आया, मैं बाकी लोगों से भी उसको शेयर करना चाहता हूँ, एक राइटिंग थेरेपी होती है। राइटिंग थेरेपी का मतलब कई बातें ऐसी होती है कि जब आप परेशान होते हो, तनाव में होते हो, स्ट्रेस में होते हो और आप किसी से कह नहीं पाते हो, आपको लगता है कि मैं अगर इसे कहूंगा तो पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर ये कहां जाकर के कहेगा और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो आप उसको लिख लो, आप उसको भले बाद में फाड़ के फेंक दो, आप उसको लिख लो। जैसे मैं डायरी लेखन करता हूँ, आज भी मैं डायरी लिखता हूँ, रोज शाम का जितना घटनाक्रम होता है मैं एक पन्ने में उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। उससे मेरी याददाश्त भी रहती है, चीजों को रिवाइज भी कर लेता है आदमी। और जब आप अपने तनाव के बारे में लिखते हैं तो आप देखोगे आपका तनाव रिलीफ हो जाता है, कम हो जाता है। ये बहुत अच्छी थेरेपी है, राइटिंग थेरेपी जिसको कहते हैं। तो राइटिंग थेरेपी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन 2 चीजों का अगर आप इस्तेमाल करो, और तुलना हमेशा अपने से ज्यादा परेशान आदमी से करो। तुलना कभी अपने से अच्छे हालत में जो आदमी उससे मत करो। जब आप अपने से बेटर आदमी से अपनी तुलना करते हैं तो आप परेशान होते हो, जब आप अपने से ज्यादा परेशान आदमी से तुलना करते हो तो आप खुश होते हो। वो गीत है ना, दुनिया में कितना गम है, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। वही सच्चाई है, वो एक साइकोलॉजी है कि जब आप अपनी तुलना नीचे वाले से करते हो तो आपको लगता है यार भाई, वो भी कहानी कहते हैं लोग कि कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा था मंदिर में जाकर के भगवान से कि भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। फिर एक आदमी वहां पे आता है जिसके पैर नहीं होते हैं, बैसाखी भी चल के आता है, तो उसको लगता है कि यार जब इस आदमी के पास पैर नहीं है
और इसको कोई शिकायत नहीं है, तो मेरे पास तो 2 सलामत पैर हैं, 2 सलामत हाथ हैं। तो जब उसने तुलना किया तो एकदम से वो रिलीफ हो गया, उसका जो तनाव था वो कम हो गया। तो कई तरीके होते हैं, एक तुलना आप गलत व्यक्ति से ना करें, राइटिंग स्किल जो थेरेपी है उसका इस्तेमाल करें, और जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं या बुक्स हैं उन पे समय अपना इन्वेस्ट करें, तो निश्चित तौर से आपका तनाव कम होगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सर सवाल आया आपने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि अवसाद या डिप्रेशन से दूर रखने के लिए अपने आप को किताबें पढ़े और एक्सरसाइज करें, और अपनी जो तुलना है वो अपने जो कम परेशान आदमी है या जो उससे आपसे ज्यादा परेशान आदमी है उससे करें। सर अब आते हैं सर आपके सवाल, जो आपकी किताब इतिहास के आईने में आजमगढ़, सर हाल में उसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कार मिला है। सर उस किताब के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, वो किताब रीजनल हिस्ट्री है, एक जिले का इतिहास है, लेकिन जिला कोई अलग इकाई नहीं होता है, तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि वो जिले का नहीं, वो क्षेत्र का इतिहास है। और जो पूर्वांचल जिसको हम लोग कहते हैं, या आधा बिहार कह लीजिए, जो खास करके भोजपुर वाला इलाका है, वो बिहार का इलाका, उसका पूरा एक लेखा जोखा है, एक सांस्कृतिक इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, धार्मिक, भौगोलिक, जो भी कह लीजिए, वो सारी चीजें उसमें है। और वो करीब 16 अलग अलग पार्ट में बटी हुई, अध्याय में बटी हुई किताब है, बड़ी किताब है। रॉयल साइज में करीब 422 पेज में वो किताब फैली हुई है जी। और उसमें शुरुआत जैसे इतिहास बनाम पुराण से हम करते हैं, तो उसमें तुलना की गई है, जो जितने भी ऐतिहासिक पौराणिक स्थल या पौराणिक कथाएं जो जिन स्थलों से जुड़ी हुई है, वहां से ऐतिहासिक रूप से हमें क्या मिले, क्या भौतिक साक्ष्य मिले, क्या आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य मिले, उनकी हमने तुलना की है। फिर सभ्यता का उदय है, जितने भी प्रकार के मृदभांड मिले हैं आजमगढ़ में, उस आजमगढ़ और मऊ उसमें सम्मिलित है। एक्चुअल में वो किताब आजादी के आसपास खत्म होती है, तो मऊ जनपद 1988 में सृजित हुआ है, तो हमने मऊ जनपद को साथ में रखा, तो मऊ और आजमगढ़ का संयुक्त इतिहास है। तो जो भी आर्कियोलॉजिकल चीजें मिली है उनकी हमने एनालिसिस की है। सभ्यता के उदय, आजमगढ़ में सभ्यता का उदय, और वो सिर्फ आजमगढ़ का नहीं मैं बता रहा हूं, उधर के जितने भी जिले हैं, गाजीपुर है, बनारस है, जौनपुर है, बलिया है, या सोनभद्र और मिर्जापुर वाला इलाका है, उन सारी चीजों की, उन सारे जिलों की कहानी एक ही जैसी है। वो कमोवेश जो सभ्यता का उदय और विकास क्रम है वो लगभग एक ही जैसा उस पूरे बेल्ट में है। तो वो है। उसके बाद फिर बुद्धकालीन आजमगढ़ है कि बुद्ध के समय में जो आजमगढ़ की स्थिति थी, जहां जहां से पुरावशेष मिले हैं उनकी एनालिसिस है। इसी तरीके से वो बढ़ती जाती है किताब। मौर्य शुंग काल है, फिर कुषाण काल है, गुप्त पीरियड है, पूर्व मध्य काल है, फिर सल्तनत काल है, मुगल काल है। मुगल काल के बाद फिर आपका नवाबी पीरियड कह लीजिए, या फिर जो ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिश पीरियड, और उसके बाद फिर स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें 1857 की लड़ाई का अलग से चैप्टर है, और फिर बाकी का स्वतंत्रता संग्राम, और फाइनली जो है सांस्कृतिक इतिहास, खास करके जो 19वीं 20वीं सदी है उसके सांस्कृतिक इतिहास में भी बहुत फोकस किया गया है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो जनता का इतिहास है वो तो सांस्कृतिक इतिहास है। जो वो गीत गाती है, जो वो नृत्य करती है, जो वो वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करती है, या फिर जो त्योहार मनाती है, पूजा पाठ करने की उसकी शैली जो होती है, उसके खाने पहनने का तरीका जो होता है, या जो वो सृजन करती है लेखन के क्रम में या किसी भी जगह पे, वही आम जनता का इतिहास होता है। उस पर हमने काफी फोकस किया है। और जैसा कि आपने खुद भी बताया कि अभी उसको इस वर्ष का ही आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का, और ये उस पूरी बेल्ट की जनता के लिए, उनके इतिहास के लिए गौरव की बात है कि उस कृति को पुरस्कृत किया गया। सर जैसा आपने बताया कि इतिहास के आईने में जो आजमगढ़ है उसको अभी हाल फिलहाल में पुरस्कार मिला है। सर ये किताब जो इतिहास के आईने में आजमगढ़ है, ये इतिहास का अगर मान लीजिए यूपीएससी पे या यूपीपीसी से कोई बच्चा है उसके लिए कैसे लाभकारी सिद्ध हो सकती है या कैसे हो सकती है, ये थोड़ा बताने का कष्ट करें। इसकी ओरिजिन ही वहीं से हुई है, तैयारी से ही। क्योंकि भाई हम तो इतिहास के छात्र थे नहीं, हम तो बीएससी किए हुए हैं, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ते रहे हैं, तो इतिहास से कोई लेना देना हमारा दूर दूर तक नहीं था। जो हाई स्कूल तक हम लोगों को सोशल साइंसेज में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था इतिहास, वहीं तक हम जानते थे। लेकिन जब तैयारी हमने शुरू किया तो दोनों चीजें हुई। एक तो ये बोध आया कि जो इतिहास है वो अगर राजाओं महाराजाओं का है तो हम लोगों का इतिहास क्यों नहीं है, या जो श्रमिक वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसका इतिहास क्यों नहीं है। तो एक तो वो चीज थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी जरूरत थी कि जब हमने इंटरव्यू देना शुरू किया, तो ये चाहे पीसीएस का इंटरव्यू हो या यूपीएससी का इंटरव्यू, दोनों जगह की ये सच्चाई है कि आपके जिले से पूछा जाता है, आपके क्षेत्र से पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। वे आपके यहाँ कुटीर उद्योग कौन सा है, या आपके यहाँ इंडस्ट्री कौन सी लगी हुई है, या फिर आपके यहाँ का जो कोई बड़ा नाम हो तो उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो हम लोगों की जरूरत थी। और जब हम लोगों ने खोजना शुरू किया तो इतिहास के नाम पे कहिए या फिर एक जिले के किसी पुस्तक के नाम पे कहिए, तो गजेट्स मौजूद थे। सिर्फ जो ब्रिटिश टाइम पे लिखे गए 1911-12 के गजेट थे वो थे, या फिर बाद में 1987-89 में जो गजेट लिखा गया आजमगढ़ का वो था। तो वो उससे फिर संतुष्टि मिली नहीं, तो हमने वो उसको करके पूरा तैयार किया। तो उससे जो तैयारी करने वाले लड़के हैं, दोनों चीजें हैं। एक तो जब वो पढ़ेंगे तो अपने क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी होगी,
अगर इंटरव्यू में कभी जरूरत हुई तो उसको फेस कर सकते हैं। साथ में उनको मोटिवेशन भी मिलेगा कि अपने घर पे, अपने गांव पे, अपने जिले पे, अपने धर्म पे, अपने जात पे भी वो लिख सके, उनको ये प्रेरणा स्रोत भी वहां से मिलेगा। और बाकी उसमें जो हमारा इतिहास है, जो जब जैसे आपका सब्जेक्ट इतिहास है और आप इतिहास लेखन करते हैं, तो जो माइक्रो लेवल से कोई चीज आपको मिलती है और उसमें आप ऐड कर देते हैं, तो वो आपके उत्तर का जो वैल्यू है या उत्तर का जो वैल्यू वो बढ़ जाती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक नई चीज उसमें जोड़ रहे हैं, तो उससे उसके मूल्यांकन में भी फायदा मिलता है। तो कई तरीके के फायदे हैं जिसको उठाया जा सकता है। सर, जिस प्रकार से देखा जाता है कि जो पीएचडी के छात्र होते हैं या शोध छात्र होते हैं या तमाम जो और सरकारी नौकरी होती है, तमाम जो लोग होते हैं उनका एक माना जाए कि वो इतिहास प्रेमी है या साहित्य में रुचि है, उनकी किताबों में रुचि है, पुलिस की नौकरी काफी टफ मानी जाती है। तो सर एक मतलब पढ़ने का जो अभी जुनून है वो कम नहीं हुआ। जिस प्रकार से आप किताबें लिख रहे हैं तो आपको जाहिर सी बातें पढ़ना पड़ता होगा। दूसरी चीज सवाल ये है कि सर इसके लिए आपको तमाम जो स्रोत है वो कहां से आपने जुटाए। तीसरा सवाल ये है कि आपके आने वाली और कौन कौन सी किताबें हैं जो अभी आप जिस प्रकार से जानकारी मिली हमें। अभी जो हम लोगों ने जिस प्रश्न को टैकल किया या जिस प्रश्न पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, तो किताबें पढ़ना और किताबें लिखना ये मेरे लिए स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका है। ये इसको मैं अपना स्ट्रेस बस्टर कहता हूँ। और मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मुझे कोई परीक्षा पास करनी है, इसलिए भी नहीं पढ़ता हूँ कि मुझे कोई शोध करना है, इसलिए भी नहीं पढ़ता कि मुझे नाम कमाना है बहुत ढेर सारा। वो सारी चीजें तो आपको अन्य रास्तों से भी मिल सकती हैं। जब मैं तनाव में होता हूं उस समय ये किताबें मुझे बहुत सहारा देती है, इसलिए मैं इन किताबों को पढ़ता हूं। और वो स्ट्रेस बस्टर का भी काम करती है। देखिए, जो आनंद है, आप अगर फिलोसफिकल वे में सोचिए, अगर दार्शनिक वे में सोचिए, तो इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक में या पूरे ब्रह्मांड में ये जो आनंद का स्रोत है वो सृजन है। सृजन किसी प्रकार का हो सकता है, सृजन किसी प्रकार का हो सकता है। जब कोई नई चीज आप उद्घाटित करते हो, नई चीज बनाते हो, नया निर्माण करते हो, तो उससे आनंद जुड़ा होता है। और जो मैं लिखता हूं उसके मूल में भी वही आनंद है जिसकी प्राप्ति करने की मैं कोशिश करता हूं, और सभी लोग करते हैं। जब आप जाकर के स्वस्थ होने के लिए खेलते हैं और धीरे धीरे आप स्वस्थ होते जाते हैं, तो उसका एक आनंद आपको मिलता है। वो वहां पर आपको, आप अगर डायरेक्टली देखो तो आप कोई सृजन नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना रिनोवेशन कर रहे हो, अपने शरीर का रिनोवेशन कर रहे हो, अपना नव आविष्कार कर रहे हो, अपने आप को ज्यादा फिट कर रहे हो, अपने आप को ज्यादा एजाइल कर रहे हो, अपने आप को ज्यादा एक्टिव कर रहे हो, तो उसका एक आनंद मिलता है। तो जितनी भी चीजें हैं वो उससे जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि समय तो निकल ही जाता है। जो आपके मनपसंद विषय होते हैं उसके लिए आप समय कभी भी निकाल सकते हो, अपने हॉबी के लिए आप समय कभी भी निकाल सकते हो। आपका दूसरा प्रश्न था कि इसके लिए आपने मैटर कलेक्शन कैसे किया। जी बिल्कुल। तो मैटर कलेक्शन ये बहुत लंबी प्रक्रिया रही है, करीब मुझे लग रहा है 1 दशक लगा है इसमें। और वो एक्चुअल में किताब लिखने के लिए मैं नहीं करता था, मेरी अपनी व्यक्तिगत रुचि थी, तो इसलिए, और जैसा मैंने बताया कि डायरी लेखन का भी मुझे शौक था, तो जब भी मैं किसी स्थान पे घूमने जाता हूँ या कुछ मैं नया देखता हूँ, सीखता हूँ, या कोई नया विचार मेरे मन में आता है, तो मैं उनको डायरियों में लिखबद्ध कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, आज भी करता हूँ। तो उस दौरान भी जो कथा कहानियां मैंने सुनी या छोटी छोटी चीजें मुझे जहां से मिलती गई, मैं उसमें धीरे धीरे नोट डाउन करता गया। और फिर वो लंबे समय तक, फिर जब विचार बना, विचार तो खैर यूपीएससी की तैयारी के समय बना, एक किताब या पुस्तक लिखने का जो विचार आया वो तो उसी समय आया जब हम लोगों ने देखा कि हमें जरूरत है अपने जनपद के बारे में जानने की, और हमारे पास मैटर नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि अगर कभी ईश्वर ने मुझे मौका दिया, कभी मुझे ऐसी शक्ति मिली या मैं इतना सक्षम हुआ, तो मैं निश्चित तौर से इस पर किताब लिखूंगा। और मैंने उस अपने से किए गए कमिटमेंट को पूरा किया। तो मैटर तो जो कलेक्शन है उसमें मैं जो साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी आजमगढ़ से और मऊ से संबंधित, वहां स्वयं गया। अभी भी मौका मिलता है तो कुछ साइट जो छूटी हुई वहां पर जाके घूमता हूँ। वहां से जो मृदभांड है उनको हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो मनके मिलते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, जो ब्रिक्स हैं, ईंट है, उनको कलेक्ट करते हैं, उनके फोटोग्राफ्स कलेक्ट करते हैं। बाकी हमारी टीम भी है, कई लोग मित्र मंडली में जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करके हम चीजों को मंगाते रहते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चों ने शोध भी किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी शोध है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी शोध है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शोध है, और इवन जो पूर्वांचल वीर बहादुर कॉलेज है वहां के शोध है, बीएचयू के शोध है। तो उन सारे शोध का भी हमने अपने इस कृति में इस्तेमाल किया है। और जो अंतिम प्रश्न का आपका पहलू है कि आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं या किताबें हैं, तो एक पुस्तक 1857 में राजा जयलाल सिंह हुआ करते थे, बहुत अच्छी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। और खास करके जो लखनऊ की लड़ाई है 1857 की, उसमें उस व्यक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। और किसी कारण से आज तक उस महान विभूति को हम लोग श्रद्धांजलि नहीं दे पाए या उनको हम दुनिया के सामने नहीं ले पाए। तो उस पर एक कृति मेरी तैयार है और उस पर लोक भारती से हम लोगों का समझौता भी हुआ है, वो छापने की प्रक्रिया में अभी, वो पब्लिकेशन की प्रक्रिया में है। उसके अलावा एक शॉर्ट स्टोरीज की भी बुक है जो दूसरे प्रकाशन से अभी आ रही है, मारिश पथ करके हमने उसका नाम दिया है।
और बाकी और भी प्रोजेक्ट्स पे काम लगातार चल रहे हैं, जैसे आगे चौरा चौरी पे भी कुछ काम करने की इच्छा है। बाकी राहुल साहब करते जी पर एक पुस्तक है जो अभी लिखने के क्रम में हम हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी कृतियां हैं जो उस पर काम चल रहा है। सर ये प्रोग्राम लाइव है तो तमाम लाइव सवाल आ रहे हैं, तो उसमें एक सवाल किसी ने पूछा है कि कोविड काल में जिस प्रकार से कोरोना काल में कोचिंगें बंद हो रही हैं, तो उस समय का सदुपयोग कैसे करें, कैसे तैयारी करें? देखिए, ये मैंने कहा कि अगर आप चीजों को अवरोध के रूप में लेते हैं, अगर आपका एटीट्यूड अवरोध के रूप में है और सक्सेस आपका लक्ष्य है, तो ये छोटी छोटी बाधाएं कभी आपको रोक नहीं पाएंगी। और ये अच्छी बात हुई है, अच्छी भी हुई है, खराब भी हुई है। खराब ये हुई है कि इस तरह की महामारी हम लोगों के टाइम में आई, बहुत सारे हमारे बीच से लोग जिनको हम चाहते थे वो चले गए, उन सभी को हृदय से श्रद्धांजलि भी है, नमन भी है। और दूसरा पहलू उसका ये रहा कि चीजें डिजिटलाइज ज्यादा हुई, आप अपने घर पे बैठ करके भी कर सकते हैं। तो आप अगर गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, तो आपको बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग मिल जाएंगी और बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीचेस देते हुए मिल जाएंगे। मैटर भी इवन मिल जा रहा है, आसानी से घर पे बैठे हुए आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो हाँ जी बिल्कुल। तो अगर इस तरह का अवरोध है तो आप उसको अवरोध मानकर ही करिए, और ये कालखंड भी खत्म होगा, ये दौर भी समाप्त होगा। लेकिन जब तक ये चल रहा है या जब तक चीजें अभी पूरी तरीके से स्ट्रीमलाइन नहीं हो जाती या पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको उसी तरीके से तैयारी करना होगा। तो आप उसको ये लीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपने समय का सदुपयोग करना है। और आप किताबें पढ़िए, खूब पढ़िए, आप अपने सिलेबस के बाहर जाकर के भी खूब पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ इस बात की मांग नहीं करता कि आपको अपने सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। आपको सब, जैसे अगर मैं इतिहास की बात करूं, मैं इतिहास का छात्र रहा हूं, इतिहास सिलेक्शन हुआ, तो मैं बार बार इतिहास की बात कर रहा हूं। इतिहास की बात करें तो दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर, दे आर नॉट ट्राइंग फॉर एनी प्रोफेसर। वो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं खोज रहे हैं। जो यूपीएससी के या यूपीपीएससी के चेयरमैन हैं, लोग हैं, जो पूरी प्रक्रिया है उनकी परीक्षा की, वो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं खोज रहे हैं। आपके रिसर्च में नहीं जा रहे हैं कि आपको कितनी डीप नॉलेज है। वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी, जिसको एक शब्द हिंदी में कहा जाता है प्रत्युत्पन्न मति, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो कितनी है। अगर प्रश्न जो है वो आपकी एक छोटी सी बाधा है या एक छोटी सी आपको वो दे दी गई कि आपको इसे टैकल करना है, अब आप उसको कैसे टैकल करते हैं, इस पे वो आपका मूल्यांकन करेंगे कि जब आप फील्ड में आओगे तो फील्ड में आने वाली जो व्यवहारिक समस्या है उनको आप कैसे टैकल करोगे। मान लीजिए कि आप पुलिस में आ गए और कहीं आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, 5000 की भीड़ इकट्ठा हो गई, वहां पे आपके पास आदमी कम है, आपके पास हथियार भी है, सारी चीजें हैं, आप उस भीड़ को कैसे मैनेज करोगे, कैसे टैकल करोगे। ये दुनिया की किसी किताब में पढ़ाया नहीं जा सकता, ना तो आप पढ़ करके उसको सीख सकते हो, ये आपको फील्ड में ही सीखना पड़ेगा। लेकिन उसके एटीट्यूड को हम आज जान सकते हैं आपके आंसर से। जो हमने आपको क्वेश्चन दिया उसके आंसर से हम आपके एटीट्यूड को जान सकते हैं कि अगर ये लड़का अशोक की धम्मनीति को इस तरीके से टैकल कर सकता है और आज के कंटेम्प्रोरी कंटेक्स्ट से जोड़ करके दिखा सकता है, तो इसका मतलब कि अगर हम इसको फील्ड में भेजें तो फील्ड में आने वाली जो तात्कालिक समस्याएं हैं उनको भी ये बेटर तरीके से टैकल कर पाएगा और डिसीजन ले पाएगा, पॉलिसी मेकिंग में अपना योगदान कर पाएगा। उसी के लिए सिलेक्शन होता है। तो वो चीज है कि इस तरह से वो देखते हैं कि आप क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आप अपना एटीट्यूड उसमें दर्शाओ। अपने जो आपका आंसर है उस आंसर में आपका एटीट्यूड आना चाहिए, सिर्फ आपका नॉलेज नहीं, आपका ज्ञान नहीं। ज्ञान तो बहुत छोटा सा है। आप यूपीएससी की तैयारी में देखोगे तो आपको फैक्ट नहीं रटनी है, आपको सेंट्रल आइडिया उसका पता होना चाहिए, उसका बेसिक आइडिया, उसका बेसिक थीम पता होना चाहिए। बाकी तो पूरी की पूरी आपकी लैंग्वेज है और आपका अव्यक्त करने का तरीका है कि आप कैसे उसको अव्यक्त करते हैं। लास्ट सवाल आपसे कि आप ने कई जिलों में बतौर कप्तान और बतौर एसपी आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तो पुलिस की नौकरी में एक ऑफिसर होने के बावजूद आप जो तमाम चैलेंजेस आते होंगे, तो उनको कैसे आप टैकल करते हैं? उन अभी आपको क्या लगता है कि पुलिस के जॉब में या पुलिस के सामने से क्या चैलेंजेस है जो अभी पूरे होने चाहिए या अभी पूरे नहीं हुए हैं? कोई भी संस्था अपने सोसाइटी से, अपने समाज से जुड़ी हुई होती है और उसी का एक पार्ट होती है, एक अंग होती है। जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जो भर्ती की प्रक्रिया होती है, उसी समाज से होती है। तो समाज की जितनी अपेक्षाएं होती हैं, जितने पूर्वाग्रह होते हैं, जितने संघर्ष होते हैं, जितने सोच होती है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होती है। संस्था कोई भी हो सकती है, संस्था पुलिस की हो सकती है, संस्था मिलिट्री हो सकती है, संस्था एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो सकता है, जुडिशरी हो सकती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी जो होता है वो हर लेवल पे होता है। और आप ये कह रहे हैं कि क्या चैलेंजेस है या क्या चीजें आपको लग रही है कि मतलब पुलिस में है, तो उसमें दो चीजों पे मैं बात करता हूं। एक तो प्रोफेशनलिज्म थोड़ा हमको और बढ़ानी पड़ेगी, जो पेशेवराना ढंग हमारा है वो, क्योंकि हमने पूरे सर्विस में देखा कि आज तक अगर कभी कहीं कोई फंसा है पुलिस में, कभी कोई लेट डाउन हुआ है, कभी कोई समस्या उसके सामने आई है, तो उसने कहीं ना कहीं इस जो सीमा रेखा है, लक्ष्मण रेखा है प्रोफेशनलिज्म की, उसको कहीं ना कहीं पार किया है।
अगर आप अपने जो दायरा दिया गया है, संविधान का दायरा दिया गया है, जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का दायरा दिया गया है, जो स्पेशल एक्ट्स के दायरे हम लोग को बना के दिए गए हैं, अगर हम उसमें एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी काम करते हैं, उस दायरे में रहकर करते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आपका कभी नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरी बात होती है कि अलग अलग स्तर है, सिपाही के अपने काम है, दरोगा के अपने काम है, जो हमारे डिप्टी एसपी और गैजेटेड ऑफिसर बाकी होते हैं उनके अपने काम है, जो टॉप एक्लियान मतलब आईपीएस का है, काम तो वही है, काम तो सेम है कि हमें लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना है, हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, हमें अपने वीआईपी को सुरक्षा देना है, हमें शांति व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन उसमें सबके दायरे बटे हुए हैं, सबके काम करने का जो तरीका है वो बटा हुआ है। तो जो गैजेटेड ऑफिसर है और खास करके आईपीएस को देख लें या डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी को देख लें, उनका काम लीडरशिप देना है कि आप वहां मैनेजर नहीं हो, आप सिर्फ प्रबंधक नहीं हो कि आपको एक संस्था दे दी गई और आप उसको हाँक के चला रहे हैं, आप एक लीडर हो। और ये जो फोर्स है वो हमारी बच्चों की तरह है, वो हमारे अपने परिवार का अंग है, अपने परिवार का हिस्सा है। अगर हम ये मान के चले, इस एटीट्यूड के साथ चले कि वो गलतियां भी करेंगे, वो बदमाशियां भी करेंगे और हम उनको समय समय पे दंडित भी करेंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं अंदर से उनको हाथ देकर के, सहारा देकर के उनका बेटरमेंट भी करने की कोशिश करेंगे और जो वेलबींग है या जो उनके वेलफेयर की बात है वो भी हम कहीं ना कहीं करेंगे। तो एक चीज तो मैं मानता हूं प्रोफेशनलिज्म। दूसरे जैसे मीडिया उसी का पार्ट है कि जिस तरह से मीडिया का स्वरूप चेंज हुआ, पहले प्रिंट मीडिया होती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, अब उसमें जो एक नया एंगल जुड़ा है सोशल मीडिया का, उसने हमारे दायरे को और ज्यादा चैलेंज किया है, उसमें हमें और ज्यादा प्रोफेशनल होने के लिए उसने चैलेंज किया है कि हर व्यक्ति आज पत्रकार है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है, उसके हाथ में कैमरा है, वो रिकॉर्डिंग करता है, फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है और फिर उसको शेयर करने के लिए फॉर्मेट है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो कहीं भी उसको कर देता है पोस्ट। और आपकी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी सोशल मीडिया की वजह से चेंज होना पड़ा है। तो उसी तरीके से जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो पुलिस की संस्था हो या कोई भी संस्था हो, तो उसको अपने आप को उस लेवल तक चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसी वीडियो चलने लगते हैं कि जिसमें मतलब खराबी देखने को मिलती है, या फिर जो हमारा संगठन है उस पर प्रश्न चिन्ह लगने लगता है, उस पर लोग कहते हैं कि देखो पुलिस वाला होकर के ऐसे काम कर रहा है और वैसे काम कर रहा है। तो वो चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो चीजें हमें डाउन द लाइन लोगों को सिखाना पड़ेगा, अपने रिक्रूट्स को, जो भी हमारे अंडर ट्रेनीज हैं उनको सिखाना पड़ेगा और अपने खुद को भी सीखना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। तो चैलेंजेस यही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण चैलेंज मैं मानता हूं बिहेवियर का, जो 1861 के एक्ट से संचालित हमारी पुलिस है, उसके बिहेवियर में लगातार हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता है। खास करके जो थाना पुलिस होती है, जिसका कि रोज का राब्ता है जो आम पब्लिक से, लोगों से, उसके बिहेवियर में अभी हम लोगों को और ज्यादा चेंज लाना पड़ेगा। उसको जो एक वेलफेयर स्टेट की पुलिस होती है उसके हिसाब से हम लोगों को उसको रूपांतरित करना पड़ेगा कि लोग थाने में जाने से डरे ना, लोग थाने पे अगर जाए तो उनकी बातों की सुनवाई हो, जो सही बातें उनकी सुनवाई हो। तो यही चैलेंजेस है और ये चैलेंज बहुत बड़े नहीं है। अगर हम सही एटीट्यूड से काम करें तो ये निश्चित तौर से हम इसको बेटर करेंगे। जी बिल्कुल। तो अभी आप हमारे साथ 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर प्रताप गोबेन जी थे। तमाम आपने सवालात जो उनका जवाबों का आपने सुना होगा। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम ऐसे तमाम चर्चाओं को लेकर प्रयागराज अपडेट्स के साथ हाजिर रहेंगे। यह प्रोग्राम प्रयागराज अपडेट्स और भारत जनमत के साझेदारी के तहत हो रहा था। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।